Hi friends, welcome to my channel Sanjay Academy. Today we will discuss PYQ of हिंदी पेडागोजी। आज हम लोग सीटेट की जो पेडागोजी होती है भाषा की हिंदी की, आज हम उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो सीटेट के पेपर में, चाहे वो पेपर आपका फर्स्ट हो या सेकेंड हो, दोनों पेपर में हिंदी 30 मार्क्स की आती है, लैंग्वेज फर्स्ट। तो हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले कितने कितने नंबरों में इसका डिवीजन होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपकी है हिंदी, कितने नंबर की आती है? 30 नंबर की आती है हिंदी। ठीक है, 30 नंबर में दो पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट में 15 नंबर, सेकेंड 15 नंबर। वैसे पार्ट तो नहीं होते तो एक में ही। पहले जो 15 नंबर होते हैं उसमें आपसे गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है, मतलब पैराग्राफ। क्या? पैराग्राफ में पहले आपको एक गद्यांश दिया हुआ होगा, उसको पढ़ के आपको क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है, क्वेश्चन का पता करना है। इसके बाद एक पद्यांश दिया होगा, पद्यांश को पढ़कर फिर हमको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो 15 नंबर की तो ऐसे आते हैं पैराग्राफ। अब 15 नंबर की आती है पेडागोजी। क्या आती है? पेडागोजी, जिसको हम क्या कहते हैं? शिक्षा शास्त्र कहते हैं। तो आज हम पेडागोजी वाले जो प्रश्न आते हैं उन पर डिस्कस करेंगे, कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे हमको करना चाहिए। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत आराम से क्लास को करेंगे। इस क्लास में 8 से 10 ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन इन क्वेश्चन को हम एनालिसिस करके देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या सीटेट की तैयारी करते हैं, टेट है या स्टेट है, कोई भी टेट हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए एक क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आंसर पता है तब तो आंसर दीजिएगा, नहीं तो केवल शांतिपूर्व इस क्लास को आराम से लास्ट तक बने रहिए, बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़िए। यह विचार कि मनुष्य सहजता भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित है? सहजता माने होता है आराम से, आसानी से। भाषा अर्जन उपकरण, इसको देख लीजिए, भाषा अर्जन उपकरण। तो ये सीधे सीधे एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने भाषा के संबंध में अपना विचार दिया था। उनका नाम था नॉम चॉम्स्की। और भाषा अर्जन उपकरण के लिए उन्होंने क्या नाम दिया है? LAD। LAD मीन्स लैंग्वेज एक्विजिशन और D फॉर डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन उपकरण। तो सीधे सीधा क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। जो इससे पहले हमने एक क्लास ली थी वाइगोट्स्की वाले में, उसमें हमने जो भाषा के संबंध में विचार बताए थे उसमें इसको पढ़ाया है, ये लेडी के बारे में। तो आप चाहें तो एक रफ कॉपी या फिर कॉपी में एक नोट डाउन कर ले कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। और या ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि बच्चे एक डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं, बच्चे भाषा सीखने की एक उपकरण के साथ जन्म लेते हैं। इसको किसने दिया? नॉम चॉम्स्की ने दिया। इसको क्या कहते हैं? LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन उपकरण। आगे चलते हैं। चलिए कीजिए, सेकंड प्रश्न है हमारा। बोली और लहजे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीन कथन है वो गलत है, एक कथन जो है वो कैसा है? सॉरी, एक कथन सही है। तो पहला ऑप्शन क्या है? बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा का मतलब होता है बोलने का तरीका। जैसे यूपी वाले भी हिंदी बोलते हैं, बिहार वाले भी हिंदी बोलते हैं, राजस्थान वाले भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन बोलने का सभी का
तरीका अलग होता है, उस तरीकों के ही हम लहजा कहते हैं। ठीक है, भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंध है। ऑप्शन बी पढ़िए, लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। सी ऑप्शन क्या है, लहजा एक ही भाषा के विविध रूप हैं जिनकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है। मतलब ये कह रहे हैं कि लहजा जो होते बोलने का तरीका होता है उसकी भी व्याकरण होती है। डी ऑप्शन क्या है, बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका है। नहीं, व्यक्ति विशेष का तो नहीं, सभी के उच्चारण का तरीका है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन बचे देखिए, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बताइए। बी होगा, सी होगा, ए होगा, डी तो गलत ही हो गया है। तो इसमें होगा हमारा पहला सही, कि जो बोली है, जैसे हम लोग हिंदी बोली है, हिंदी भाषा है, संबंधित है, लेकिन लहजा जो है वो किससे संबंधित है, भाषा कैसे बोली जा रही है, किस प्रकार से लोग बोलते हैं। तो यही इसके बारे में कथन सही है, बोली और लहजा के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये हमारा क्या प्रश्न है, पर चलिए इस क्वेश्चन को सबसे बाद में करेंगे, तभी बताएंगे क्यों इसको छोड़ा था। कौन सा था, परिवेश वाला। ठीक, इसके आगे चलते, इसको बाद में करेंगे सबसे, इससे पहले अब इस क्वेश्चन को कीजिए। एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। मतलब 3 बातों पर आपका ध्यान होना चाहिए, एक पर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ये पहचान लीजिए इसमें कि किस बात पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति, हाँ सही बात है, क्योंकि तभी तो होते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता। विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति सही है। सभी को एक समान समय, मतलब सभी भाषाओं का सम्मान करना और सभी भाषाओं को समान समय देकर पढ़ाना। उच्च क्षेत्रीय चिंतन को प्रोत्साहित करना, आप बिल्कुल करेंगे बच्चे के चिंतन को प्रोत्साहित। तो 3 तो काम हम करेंगे, एक काम नहीं करेंगे, तो वो क्या हम नहीं करेंगे, विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, उस क्लास में अलग अलग धर्म के या अलग अलग संस्कृति के बच्चे हैं, तो आप किसी एक धर्म विशेष को ही ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी कल्चर को बढ़ा रहे हैं। नहीं, आपको सभी कल्चर को बढ़ाएंगे और सभी की कल्चर का सम्मान करेंगे। तो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि यही गलत है, नकारात्मक प्रसन्नता। इसलिए हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्या है, द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है। द्वितीय भाषा का मतलब सेकेंड लैंग्वेज। पहली हमारी लैंग्वेज होती है मातृभाषा, मदर टंग, और उसके बाद हम जो भी दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं वो ही सेकेंड लैंग्वेज होती है। फॉरेन लैंग्वेज भी हो सकती है जिसमें इंग्लिश आती है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना। अच्छा, विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना, अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना, विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना। तो मतलब ये है कि जो द्वितीय भाषा होती है उसके सीखने में क्या शामिल है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, हो सकता है बिल्कुल समझ में ना आए, कोई बात नहीं, बस देख रहे हैं। आज तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, फिर अभी जब हम पढ़ेंगे पेडागोजी, फिर उसके बाद प्रश्न को हल किया करेंगे। आज तो बस हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार के हमके क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम इनको हैंडल आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम। अधिगम को लर्निंग कहते हैं, विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना। चलिए आगे चलते हैं, बने रहिए लास्ट तक वीडियो में, बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका
विद्यार्थियों को जहाँ भी आवश्यकता हो मदद दे रही है, धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है? संप्रेषणात्मक गतिविधि का मतलब होता है कम्युनिकेशन एक्टिविटी। तो एक अध्यापिका होने के नाते क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके ऑप्शन पर पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है। दिशा संकेत देने का मतलब होता है बताना कि ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ना चाहिए, डायरेक्शन देना। बी ऑप्शन क्या है? विद्यार्थियों को मदद दे रही है। अच्छा। सी ऑप्शन क्या है? विद्यार्थियों को पुनर्बलन दे रही है। डी विद्यार्थियों को निर्देश दे रही है। तो निर्देश और दिशा देना ये तो लगभग एक ही बात है। देखो, निर्देश देने का मतलब ये है कि जो अध्यापिका है वो अपने आप कुछ नहीं कर रही, बस केवल ऐसे ओरली बता रही कि ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसे सैद्धांतिक रूप से समझा रही है। तो जबकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि वो मदद कर रही है, तो सीधे सीधे मदद वाला ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। बी इज राइट, विद्यार्थियों को मदद दे रही है। इस क्वेश्चन में क्या है? कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं। संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किए जा सकते हैं? अच्छा, तो पहले तो 4 स्टेटमेंट हम दिए गए हैं, फिर इनको स्टेटमेंट को लगाना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है? उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें। अच्छा, मतलब उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें कि नहीं, तुमको संकोच नहीं करना चाहिए, तुमको भी क्वेश्चन पूछने चाहिए, आपस में बातचीत करनी चाहिए और दब्बूपन नहीं दिखाना चाहिए, शर्मिंदगी नहीं दिखानी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें? प्रोत्साहित करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सही है। बी क्या है? कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए। अब अनौपचारिक गतिविधियां क्या होती हैं? अनौपचारिक गतिविधियों में आप कहानी है, खेल है, गीत है, ठीक है, ये गतिविधियां क्लास में कराएं जिससे बच्चों को मौका में दें। संलग्न माने होता है शामिल करना। जो संकोच कर रहे हैं बच्चे उनको इन गतिविधियों में सिखाएं। जैसे किसी बच्चे को बुला ले कि आओ बेटा एक यहाँ पर गीत सुनाओ आके सभी के सामने, या अपनी कोई कहानी बताओ, चुटकुला सुना दो, जो भी वो बताएं वही गतिविधियां होती हैं अनौपचारिक गतिविधियां, इनफॉर्मल एक्टिविटीज। तो ये भी हमको करना है। सी ऑप्शन क्या है? उनके निष्पादन हेतु उनको पुनर्बलन दिया जाए। जब वो परफॉर्मेंस कर दें, निष्पादन माने होता है परफॉर्मेंस, जब वो परफॉर्मेंस करे तो उनको पुनर्बलन दे। पुनर्बलन का मतलब है जैसे आपने गीत सुना तो बच्चे ने कैसा भी गीत सुनाया है, पहले तो संकोच करता रहा, अगर उसने खड़े होकर कुछ भी सुनाया, कैसे भी सुनाया, भले बहुत अच्छा ना सुनाए, तब भी हम क्या करेंगे? शाबाश, बहुत अच्छे, अगली बार और अच्छे से तैयार करना, ठीक है, और अच्छे से सुनाना, बहुत अच्छा तुमने काम किया। इसे ही कहते हैं शाबाशी देना, इसे ही कहते हैं पुनर्बलन। तो पुनर्बलन भी देना चाहिए। अगर आपने पुनर्बलन नहीं दिया तो बच्चे का मनोबल टूट जाएगा। अगर आपने डांट फटकार कर बैठा दिया कि ऐसे गीत सुनाया जाता है, तब वो दोबारा नहीं सुनाएगा। तो ए बी सी ये तीनों आप काम करेंगे। डी क्या है? उन्हें कुछ और तरह के काम दे दिए जाएंगे। नहीं, कुछ और तरह के काम नहीं दे सकते। एनसीएफ 2005 पढ़ाएंगे, अभी इसको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। एनसीएफ 2005 इसका विरोध करती है कि समान बच्चे हैं, सभी को समान कार्य दिया जाए और समान रूप से ट्रीट किया जाए। आप किसी भी बच्चे को अलग नहीं कर सकते हैं, जबकि डी ऑप्शन में अलग करने की बात की गई, इसलिए डी हमारा आंसर जो है नहीं हो सकता, डी स्टेटमेंट नहीं है। तब अब ये देख लीजिए डी कहाँ कहाँ पर है। डी का मतलब फोर्थ ऑप्शन, कहाँ कहाँ पर है? फोर्थ, चौथे वाला यहाँ पर है, तो ये भी नहीं सही होगा, ये भी सही नहीं होगा और बी वाला भी सही नहीं होगा। तो कौन सा बचा? ए बचा। तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सामाजिक सांस्कृतिक, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोट्स्की। जो वाइगोट्स्की है, हमने जो वाइगोट्स्की यारी क्लास ली है उस क्लास में हमने पढ़ाया है अच्छे तरीके
से कि इनका सिद्धांत क्या था। तो इनके सिद्धांत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कौन सी नहीं आती है। तो जो नहीं आती है उसको ही हमको ढूंढना है। तो इनके सिद्धांत के लिए आप दो चीज़ें ध्यान रखें। सी यस, सी एस का मतलब सी फॉर कल्चर, यस फॉर सोसाइटी। जिस भी सिद्धांत में कल्चर की बात की जाए, सोसाइटी या समाज की बात की जाए, तो वो जो सिद्धांत है वो वाइगोट्स्की से रिलेटेड है। तो पहला क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया, सही है। मदद करना, मदद करने को ही वाइगोट्स्की जी ने क्या कहा है, स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग। सी क्या है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको कहा है ZPD। तो भाषा अर्जन उपकरण ये नहीं है। कौन सा नहीं है, भाषा अर्जन उपकरण। क्योंकि भाषा अर्जन उपकरण के बारे में अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था, किसने दिया था, चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की। क्या इसका नाम था, LAD। नोट डाउन कर लें इसको, LAD को हमेशा आपको याद रखना है। LAD क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन उपकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के बारे में सही है। पहला ऑप्शन, एक भाषा में निपुणता का विकास दूसरी भाषाओं के विकास को बाधित करता है। बी, विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबंध से होता है। सी, मातृभाषा में निपुणता दूसरी भाषाओं के सीखने में कठिनाई उत्पन्न करती है। डी, लंबी अवधि में मातृभाषा के माध्यम से अधिगम होने से दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए समय नहीं बचता है। बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा। वैसे साधारण प्रश्न है, सिंपल क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। देखिए, एक भाषा में निपुणता का विकास दूसरी भाषाओं के विकास को बाधित करता है। इसका मतलब यह है, जैसे हम लोगों को अगर हिंदी अच्छे से तरह से आती, जैसे हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश में रहने वाले हैं, अगर हम लोगों को हिंदी आती है, हिंदी सीखने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, तो क्या ऐसा है कि अगर हम अलग दूसरी कोई लैंग्वेज सीखेंगे तो वो उसमें बाधा उत्पन्न करेगी। जैसे हमको हिंदी आती है, संस्कृत सीखें या तमिल सीखें, तेलुगु सीखें, कोई भी भाषा सीखे, तो वो उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी, हेल्प करेगी। इसलिए हमारा ए इज इनकरेक्ट। बी, विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबंध होता है। इसका मतलब ये है, जैसे हमको हिंदी अच्छे तरह से आती है, इंग्लिश सीख रहे हैं, तब जब हम इंग्लिश को हिंदी से जोड़कर सीखेंगे तो हम अच्छे तरह से और जल्दी ही सीख जाएंगे। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। सी गलत क्यों है, मातृभाषा में निपुणता दूसरी भाषाओं को सीखने में कठिनाई वही बाधा उत्पन्न करती है। अगर हमारी हिंदी अच्छी है तो हम दूसरी भाषा कोई सीखेंगे तो उसमें कठिनाई होगी, कठिनाई नहीं होगी बल्कि सहायता होगी। इसलिए सी हमारा गलत है। डी क्या है, लंबी अवधि में मातृभाषा के माध्यम से अधिगम होने से दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए समय नहीं बचता। नहीं, इसका मतलब यह है कि अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं, पहली अपनी मातृभाषा पढ़ रहे हैं, तो सेकंड भाषा को पढ़ने का समय नहीं बल्कि दोनों भाषाओं को साथ साथ पढ़ा जाता है। तो ये भी कैसा हो गया, गलत। बी इज आवर राइट ऑप्शन। पढ़िए, निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है। अब ये औपचारिक स्थितियां क्या होती हैं, औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल। चाहे वो आप स्कूल में सीखें, ठीक है, स्कूल है, कोचिंग है, या अन्य कहीं भी अगर आप सीखें तो वो औपचारिक होता है। तो औपचारिक तरीके से सेकेंड लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन में, दोबारा पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक से औपचारिक स्थिति में सीखा जाता है। देखिए, प्रथम लैंग्वेज, गृह भाषा, मातृभाषा, ये तीनों मदर टंग जो मातृभाषा होती है उसी के डिफरेंट नेम है।
तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाए? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय भाषा। जैसे हम लोग हिंदी भाषा सीखने के लिए कहीं नहीं जाते हैं, हाँ नो डाउट व्याकरण पढ़ते हैं, वैसे हिंदी बोलने के लिए थोड़ी ना कहीं जाते सीखने के लिए, तो ये तो हमको आती ही है। तो जो सेकेंड लैंग्वेज हम सीखते हैं या दूसरी लैंग्वेज जो हम सीखते हैं वो ही हम औपचारिक स्थिति में सीखते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब एक क्वेश्चन हमने ऊपर छोड़ दिया था, अब उसको करते हैं। ये लास्ट ही क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया था? ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। कौन सा है? द्वितीय भाषा। ये वाला क्वेश्चन था। अब करिए इसको। मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? मुद्रित समृद्ध परिवेश का मतलब होता है प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। पहला, विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देना चाहिए। यहाँ पे देखिए सर्किल कर लीजिए अवसर शब्द को। बी ऑप्शन, विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करनी चाहिए। सी, विद्यार्थियों को हस्त मुद्रण मतलब हाथ से लिखना, हस्त मुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए। डी ऑप्शन, अपरिचित मुद्रित पाठ सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। तब जब हम एनसीएफ पढ़ेंगे तब एनसीएम में हम आपको एक चीज़ पढ़ाएंगे। एनसीएम के अनुसार 99% या बल्कि 100% वही ऑप्शन हमारा सही होता है, चाहे वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, पेडागोजी हो, मैथ हो, ईवीएस हो, कुछ भी हो, जितने भी सीटेट में सब्जेक्ट होगा, जिसमें बच्चे को सीखने के लिए अवसर दिए जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए। प्रश्न ऊपर कैसा होना चाहिए? सकारात्मक वाला, कौन सा सही है, ठीक है। तब जो हमारा ऑप्शन सही होता है वो अवसर देने वाला सही होता है कि हम बच्चे को सीखने के अवसर देंगे। तो अब ये देख लीजिए इन चार में से अवसर किस में आया है? ऐसा अवसर अपॉर्चुनिटी किस ऑप्शन में बच्चे को दी जा रही है? तो पहले ऑप्शन में दी जा रही है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।